हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 8 ऑफ नवंबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 8 ऑफ नवंबर डेट हो गई है आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश है? सो मेजबान यानी समिट की बात की जा रही है। तो समिट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाया पहले। ठीक है, तो समिट है जो न्यूज में रही, विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा। देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल की समिट है। यूएन की तीन बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं। विश्व सम्मेलन, यूएन के विश्व सम्मेलन होते हैं तीन। उन विश्व सम्मेलन में से एक है विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा। ठीक है, और हर 4 साल के बाद होती है ये। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 4 साल बाद, एवरी 4 साल बाद। तो इस बार इसकी जो मेजबानी है वो किसको मिली है? भारत को मिली है। सो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि G20 के बाद उसे होस्ट करने को मिला है विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा। ठीक है, तो भारत 2024 में इसको होस्ट करेगा। हर 4 साल में एक बार होती है ये सभा। क्या करेगा इसके थ्रू? हेल्पफुल क्या है? विश्व दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन की बात की जा रही है, यानी इससे क्या होगा, जो 5G और 6G नेटवर्क है उसकी प्रगति की दिशा में ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है भारत के लिए। तो भारत जो अपना विचार रखता है 5G पर और उसके बाद 6G टेक्नोलॉजी, तो 5G और 6G टेक्नोलॉजी की प्रगति की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है और बहुत गर्व की बात है कि भारत इसे होस्ट करेगा, है ना। सो हाल ही में हो रही थी इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी अभी रिसेंट में। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान ये घोषणा की गई कि भारत करेगा 2054 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी। ठीक है, और किसने? आईटी जो मिनिस्टर है, आईटी मंत्री, केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। उन्होंने ये अपडेट किया कि भारत ऐसा करेगा। अश्वनी वैष्णव ने कहा। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट दूरसंचार की बात आई चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब दूरसंचार की मेजबानी कर रहा है, तो दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस हर साल मनाया जाता है। कब? 17 मई को। ये ध्यान रखना है, 17 मई को कौन सा दिवस? विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब समिट्स की हमने बात कर ली, अब हम क्या करेंगे? रिवीजन, जो भी हाल ही फिलहाल में जितनी भी समिट हुई है। 2024 में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबान कौन से देश है? दक्षिण कोरिया और फ्रांस करेंगे एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। एआई सेफ्टी समिट 23 का मेजबान यूके है। थ्री बेसिन समिट का मेजबान कांगो गणराज्य है। अक्टूबर 2023 में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में किस देश ने शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो मिस्र ने की। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 23 का मेजबान कौन सा शहर है? मुंबई रहा था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन। भारत ने 23 में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? सो ये ब्राजील को सौंपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टू दी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद किस देश से है? साइमा वाजेद, पहले इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो जो साइमा वाजेद है ये बेटी है किसकी? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की। कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है साइमा वाजेद, जिनको हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बिलोंग करती है बांग्लादेश से, वहां की प्रधानमंत्री की बेटी है साइमा वाजेद। ठीक है, तो ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक है, इसका इसका जो एडिशन है 76, तो 76वें सत्र के दौरान इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने किनको हराया? तो शंभू आचार्य को इन्होंने हराया। तो शंभू आचार्य को हराकर साइमा वाजेद बन गई है 76वें सत्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक। ठीक है, तो इनका नाम अब ध्यान रखना है, साइमा वाजेद। अब हम बात करते हैं जो पर्सनालिटीज अभी न्यूज में रही है, किसी ना किसी न्यूज से एसोसिएटेड है। जैसे देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने किस भारतीय व्यक्तित्व को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? महेंद्र सिंह धोनी को किया है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? कतर को।
के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। लद्दाख के पूर्व सेना कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए वेटरन स्किलिंग प्रोग्राम को कौन सी संस्था वित्त पोषित करती है? बोइंग करती है। किस संस्था ने प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र के व्यवसायिक मूल्य पर अपना शोध जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। अंतर सेवा संगठन विधेयक 23 जो हाल ही में पारित किया गया, सेवा कर्मियों पर पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, कौन है? आईएसओ के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड। ठीक है, तो अंतर सेवा संगठन विधेयक इनके लिए सेवा कर्मियों पर पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? सो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया था बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, सो वर्ष 2022 में कब से स्टार्ट किया गया? तो वर्ष 2022 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था। यूनेस्को का सामान्य सम्मेलन था, कौन सा? 41वां सत्र था यूनेस्को का, 31st सत्र। तब ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 3 नवंबर को मनाया जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। ठीक है, और भारत में टोटल अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कितनी है? 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, कहा? भारत में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डेज के क्वेश्चन आए गए हैं, तो डेज के हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया गया था। किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? मेरा युवा भारत मंच। संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। कश्मीर में भारतीय सेना की लैंडिंग की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है? सो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को जो वित्त पोषित कर रहा है वो कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे कर रहा है। ठीक है, सो नॉर्वे भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित कर रहा है और उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा भी दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हंगर प्रोजेक्ट है ये नॉर्वे का है और किस देश के लिए समर्पित है? भारत के लिए समर्पित है नॉर्वे का ये प्रोजेक्ट। अब बजट की बात करें तो कितना बजट है इसके लिए? तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 44.7 मिलियन। ठीक है, और सितंबर 2028 सॉरी 26 तक की अवधि तक, 3 साल की अवधि तक के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो ये आ गया हंगर प्रोजेक्ट, कौन अधिसूचित कर रहा है? नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्ट आ ही गए हैं तो फटाफट से हम प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, किस कंपनी ने भारत में अपनी लैपटॉप निर्माण परियोजना के लिए 8 भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग किया? इंटेल ने किया, वह पहली विदेश कंपनी। भारत की रक्षा परियोजना में 100, इस क्वेश्चन के भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, साब है जो 100% एफडीआई प्राप्त किया है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी इस क्वेश्चन में चर्चा करूंगी। कौन सा देश भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे कर रहा है? और पीएम गति शक्ति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का समय 6 महीने से कितना कर दिया है? 15 दिन कर दिया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 23 जीता? सो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये किसने जीता है? सो इसको जीता है केरल ने। देखिए, केरल के लिए अगेन अचीवमेंट। अभी केरल के कोझिकोडे ने अवार्ड जीता था, अब किसने जीत लिया? केरल राज्य ने ही जीता है। किस कैटेगरी में? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ना। सो अवार्ड दिया गया है केरल को, केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत, है ना, टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए। तो केरल को दिया गया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। उनका एक मिशन था टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को। किस पहल के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो उस पहल का नाम है टिकाऊ एंड महिला समावेश। ठीक है,
इसको बढ़ावा देने के लिए इसके अवार्ड जीता है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है राज्य ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट और फूड श्रेणी में इसको जीता है। एक कैटेगरी का ध्यान रखना है, बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी, इस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है केरल को। ठीक है, राज्य के जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने इसके लिए भी अनाउंस किया। राज्य मंत्री कौन है? इसी प्रकार राज्य के जो पर्यटन मंत्री है वो इम्पोर्टेंट न्यूज में रहे। कौन है केरल के राज्य पर्यटन मंत्री? मोहम्मद रियाज। ठीक है, एक एक का नाम ध्यान रखना है। अभी न्यूज में रहे, इन्होंने अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ। देखिए, बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? सो अनदर अवार्ड इन द न्यूज, बिजनेसमैन लाइफ का चेंज मेकर अवार्ड, ये दिया गया किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को दिया। ठीक है, सो ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इसके बारे में बताया। ठीक है, फिफ्थ एडिशन में बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर का 5वां संस्करण था, और किसने बताया? ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने अनाउंस किया। तो कौन है ऊर्जा मंत्री? आर के सिंह। ठीक है, ये होगा एक अवार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवार्ड्स का आ गया है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस लाइन का चेंज मेकर अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ को प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में और 53वां एडिशन वहीदा रहमान को। किस अभिनेता ने भारत का सबसे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता? माइकल डगलस। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वांटम डॉट्स के निर्माण के लिए 2023 में कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह पहली विदेशी कंपनी कौन सी जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त किया है? विदेशी कंपनी कौन बन चुकी है? साब बन चुकी है। देखिए साब कहाँ की है? ये स्वीडन की है। ठीक है, स्वीडन की कैपिटल कौन है? स्टॉकहोम है। सो स्टॉकहोम जो कैपिटल है स्वीडन, और स्वीडन की कंपनी है साब। तो साब वह पहली विदेशी कंपनी है ना, फर्स्ट भी ध्यान रखना, जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त किया है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 100% हिस्सेदारी के लिए पहली विदेशी कंपनी कौन बन गई? साब बन चुकी है। ठीक है, इससे पहले जो भारत की रेट थी वो 74% थी, यानी एफडीआई की जो रेट भारत देता था वो 74% देता था, लेकिन भारत ने 100% दिया है साब को। ठीक है? साब क्या करेगी? साब कंधों से रॉकेट लॉन्च करने वाला सिस्टम लॉन्च करेगी। कंधों से रॉकेट को लॉन्च करने वाली टेक्नोलॉजी को ये भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लान बना रही है साब। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से पहली न्यूज है हमारी एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये संबंधित है किस देश से? इसराइल से संबंधित है। इसराइल ने क्या करा है? एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। इसराइल ने एक बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोक दिया। किस टेक्नोलॉजी को यूज करके? एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी को यूज करके इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोक दिया। ये बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी किसने थी? सो ये यमन से लॉन्च की गई थी। यमन में ईरानी प्रॉक्सी द्वारा लॉन्च की गई थी। देखिए, ईरानी प्रॉक्सी यमन में इन्होंने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर। और बताया जा रहा है कि इसराइल का भी कौन सा क्षेत्र था? इसराइल का इलियट शहर है, उसको निशाना बनाया गया। इलियट शहर, ठीक है, इलियट शहर को निशाना बनाया गया था। और इसराइल ने अपनी एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करके इस बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोक दिया, इसको चूर चूर कर दिया। ठीक है,
इसलिए ये न्यूज में रहा। तो इसराइल सक्सेसफुली, और इसराइल ने ये जो किया है सक्सेसफुल मिशन, ये अमेरिका की हेल्प के साथ किया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज पे। 2023 तक कौन सा देश दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? देखिए, दुर्लभ पृथ्वी एक खनिज है। क्या है? खनिज। और 2023 तक किसके पास इसके सबसे ज्यादा भंडार है? तो चीन के पास सबसे ज्यादा, सबसे विशालकाय भंडार है दुर्लभ पृथ्वी, जो एक खनिज है। ठीक है। और बताया जा रहा है कि चीन ने जो दुर्लभ पृथ्वी का प्रोडक्शन है वो 14% तक इंक्रीज कर लिया है। इसका जो उत्पादन कोटा है वो 14% तक का बढ़ गया है। इसका जो लक्ष्य है, इनका चीन का लक्ष्य है कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के उद्योग में यूज करना है दुर्लभ पृथ्वी के भंडार। और सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चीन के पास है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। किस एशियाई देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने की घोषणा की? सो ये बन चुका है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल कौन है? मनीला। सो फिलीपींस की अभी हमने खबरें पढ़ी थी, फिलीपींस ने चीन की तरफ, जैसे कि अभी हमने हाल ही में न्यूज में पढ़ा था, फिलीपींस और चीन के बीच में मतभेद चल रहे थे एक पोर्ट को लेकर, जिसमें चीन का अधिकार, चीन बोल रहा है और फिलीपींस को वहां पर एक्टिविटी करने से रोक रहा है। इस कारण चीन और फिलीपींस में क्या हुई थी? मतभेद हुई थी। अच्छा, उस पोर्ट का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। अब फिलीपींस ने क्या किया, उसी के बाद चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर बाहर निकलने की घोषणा की। ठीक है। तो चीन और फिलीपींस के जो मध्य टकराव चल रहे हैं, किस चीज को लेकर? दक्षिण जो चीन सी है, दक्षिण चीन सागर को लेकर, उसी के बाद ये घोषणा की गई। ठीक है, कि चीन की पहल से बाहर निकलेगा फिलीपींस। अब बेल्ट एंड रोड पहल, इसको क्या कहा जाता है? न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। न्यू सिल्क रोड 2013 में इसको स्टार्ट किया था। किसने? शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया। एजेंडा क्या है इसका? पूर्वी एशिया को जोड़ना है यूरोप से, ये इसका एजेंडा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज। 2023 में सुल्तान जोहर कप का खिताब किस देश ने जीता? सो ये जीता है किसने? जर्मनी ने जीता है। ठीक है। और जर्मनी ने हराया किसको? है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जर्मनी जीत गया है सुल्तान जोहर कप का खिताब। ठीक है। क्या? और जर्मनी का ये सेकंड टाइटल है, और 11 साल बाद जर्मनी ने ये जीता है। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और प्लीज इस चैनल को आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।